चलिए पहले चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या अध्याय। चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा ना। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में आपको संख्या के बारे में फिर से पढ़ना है। जैसे 8वीं क्लास में आप लोग संख्या के बारे में रिवीजन किए थे कि संख्या क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संख्या क्या है। तो संख्या क्या होता है? संख्या एक आकृति होता है। कोई भी, जैसे कि हम लोग एक लिखते हैं तो एक क्या है? एक आकृति है। दो, ये सब संख्या है, लेकिन आखिर संख्या है क्या? तो आकृति है एक प्रकार का। 2 का आकृति ऐसा होता है, 5 का आकृति ऐसा होता है, 6 का आकृति ऐसा होता है। यानी कि संख्या क्या है? तो एक प्रकार की आकृति होता है। ठीक है। अब जो है इस संख्या को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले जो संख्या खोजा गया उस संख्या का नाम दिया गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, सबसे पहले संख्या जो खोजा गया उसका नाम दिया गया प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है? तो 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और कहाँ तक? तो अनंत तक जाता है। इसका कोई निश्चित नहीं कि कहाँ तक इसका लास्ट होगा। ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है ये इसका निश्चित है कि 1 से ही स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। क्या आता है? नहीं, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं ना। अब दूसर का देखो, दूसर का जो संख्या का वर्ग है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर। अब ई कहां से स्टार्ट होता है? तो आप लोग बताओ ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से ये कहां तक फिर चला जाता है? अनंत तक चला जाता है। इसका भी कोई अंत नहीं कि कहां तक गिनती लिखाएगा। ठीक है। लेकिन कहां से प्रारंभ होता है? 0 से प्रारंभ होता है। तो परीक्षा में पूछ देगा कि 0 प्राकृत संख्या है, तो है कि नहीं? नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि जी 0 पूर्ण संख्या है। कहा जाएगा कि 1 प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे कि है। कहा जाएगा कि 1 पूर्ण संख्या है, तो है। देखो 1 प्राकृत संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है, इसलिए दोनों है। ठीक है। यानी इस पर से इतना 1, 2, 3, 4 सभी सब क्या है? यही प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या में 0 बेसी बढ़ा दिया गया, तो उसका नाम क्या दे दिया गया है? पूर्ण संख्या। इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है। इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसके बाद देखिए तीसरा का क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है? तो वैसी संख्या, हाँ बोलिए क्या चीज बोल रहे थे? बोलो, पहले बताए हैं, बोलो खड़ा होकर। -1 से शुरू नहीं होता है। जो है वैसी संख्या होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं इंक्लूड होता है, उसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या ऐड होता है, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इन्फिनेटिव माइनस से स्टार्ट होता है, यानी कि कोई अंत नहीं है कि कितना माइनस है, और पूरा -3, -2, -1, 0, फिर +1, फिर +2, +3, ऐसे फिर कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्णांक संख्या।
यानी पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ लिख देते हैं कि पूर्णांक संख्या दो प्रकार के, पहला होता है मान लो धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो प्लस वाला, जितना प्लस वाला है वो सब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत, जैसे कि +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे ये सब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब माइनस वाला, जैसे कि -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे अनंत तक जो माइनस जाएगा उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए जिसके आगे न प्लस का चिन्ह लगा हो न माइनस का चिन्ह लगा हो तो हमेशा वो धनात्मक संख्या होता है, प्लस में होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जो है, अब जो संख्या का समूह आता है उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। चौथा का अगर हम लोग बात करें तो चौथा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है पूर्ण विराम। तथा जहां Q ≠ 0 होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, -1। देखिए इसके बटा में 1 छिपा हुआ है ना, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या रहता है तो उसके बटा में 1 छिपल रहता है। तो उसके बटा में 1 छिपल रहने का मतलब यही कि वो परिमेय संख्या होता है, हमेशा 1 से उसमें डिवाइड लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे -1 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है, क्योंकि इसके बटा में 1 छिपा हुआ है Q के रूप में। अगर हम लोग बात करें 0, तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में भी 1 छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं हो सकता। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि Q ≠ 0 होता है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो ई वाला नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 22/7 परिमेय संख्या है। कहेगा कि 3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है। कहा जाएगा कि -3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये वाला विशेष ध्यान रखना कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या है। खाली 0 रखल रहेगा तब उसको परिमेय संख्या लेके चलना है, समझ में आ रहा है। और जो है देखिए अगला संख्या क्या चीज होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम लोग बात करें अगले नंबर का, तो अगला संख्या होता है अपरिमेय संख्या। कौन नंबर दिए थे वहां पे, 5वां कौन नंबर था, तो चौथा, अभी 5वां नंबर ना, 5वां नंबर में क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है, तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वो सभी संख्या का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे देखिए इसमें √2 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √3 है, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए अगर हमसे पूछे कि जो है पाई परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। उदाहरण याद करके रखना है, परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो उदाहरण पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको उदाहरण ही बढ़िया से पता होना चाहिए कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 कहेगा तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कहा जाएगा तो वो कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सब लोगों को? अब देखिए जो है √4 कोई पूछे कि √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ रूट देखने से नहीं कि ये सब जो है अपरिमेय संख्या तो यो अपरिमेय संख्या। आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वो वाला अपरिमेय संख्या होता है। और जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है पूर्ण रूप से, उसको अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो 4 जो है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है ना, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम √4 को 2 लिख सकते हैं और 2 एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए √4 एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √11 कोई कहेगा तो √11 परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √11 किसी का वर्ग नहीं होता। 11 किसी का वर्ग होता है? नहीं। लेकिन √25 कहेंगे कि √25 परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहिएगा? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग होता है ना, तो 25 का जो है हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √11, √17, जिसका जिसका माने वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है, वो वाला सब जो है अपरिमेय संख्या रहता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया सब लोगों को? 0